गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज जिस पाठ की चर्चा हम इस ऑनलाइन कक्षा में करेंगे वह पाठ है स्कूल की छुट्टियां, और यह आपके अभ्यास सागर पुस्तिका की पाठ संख्या 7 है, जिसमें सर्वनाम और उसके भेद से जुड़े प्रश्नोत्तर कार्य हैं, जिसे आज की कक्षा में हम बनाएंगे, जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस पाठ में जो प्रश्न उत्तर हैं वो सर्वनाम से जुड़े हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के जो हैं वो सर्वनाम के भेद हैं। उन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्नोत्तर कार्य इस पाठ में दिए गए हैं, तो आइए हम मिलकर उन सभी का उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम इस पाठ में जो वाक्य दिए हैं उसे पढ़ लें। पहले प्रश्न में तो पहला क नंबर का वाक्य है, पिताजी का मिजाज बहुत ख़राब होता जा रहा है, वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे। दूसरा वाक्य है, स्वामी तुम अभी सोए नहीं। तीसरा वाक्य है, पिता से कहा आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। चौथा प्रश्न है, स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था। पांचवा प्रश्न है, मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा है, राजम बोला। अब बच्चों, आप इस पूरे वाक्यों में देख रहे हैं कि वे, तुम, आप, उसे, मैंने, इन जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। अब जो वाक्य अभी आपने पढ़े उनमें से मोटे काले संज्ञा शब्दों और उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उसे रेखांकित कर कर लिखेंगे। तो मैंने यहाँ संज्ञा शब्दों को लिखा है। क नंबर में पिताजी संज्ञा थे, उनके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। ख नंबर में स्वामी संज्ञा था, उसके लिए तुम का प्रयोग किया गया है। ग नंबर में पिता संज्ञा थी, उसके लिए आप सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। घ नंबर में स्वामीनाथन है, उसके लिए उसे का प्रयोग किया गया है। और अंगा नंबर में राजम संज्ञा है, उसके लिए मैंने का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब दूसरे नंबर सवाल की चर्चा करते हैं। नीचे दी गई परिभाषा को पूरा कीजिए। यहाँ परिभाषा को पूरा करना है जिसमें जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं जो शब्द, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यहाँ आप सर्वनाम लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बोलने वाले ने अपने लिए किन किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको मैं बता दूं बच्चों कि सर्वनाम का जो पहला भेद है जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसके 3 भेद होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष कहते हैं। तो प्रथम पुरुष जो बोलने वाला होता है उसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर मैं तो बहुत प्रतिभाशाली हूँ, तो यहाँ जो अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयुक्त किया गया है, कर्ता ने किया है, वह है मैं। दूसरा वाक्य है, मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, इसमें मुझे कर्ता जो बोलने वाला है उसके लिए प्रयोग किया गया है, कार्य करने वाले के लिए। तीसरा मेरा। चौथे वाक्य में मैंने बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है, इसमें मैंने जो सर्वनाम है वो प्रयुक्त किया गया है बोलने वाले के लिए। और आओ हम शतरंज खेलेंगे, इसमें हम जो है वो बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है सर्वनाम के रूप में। अब चौथे प्रश्न को देख लें। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सुनने वाले के लिए किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम के
मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। मैंने कहा था आपको कि सुनने वाला जो होता है उसके लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया वो वाक्यों में से चुनकर लिखने हैं। तो पहला वाक्य है, क्या आप मुझे कविता लिखना सिखा सकते हैं? तो यहाँ आप जो है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। फिर तुम छुट्टियों में क्या करते हो? तो यहाँ भी तुम जो शब्द है सर्वनाम वो सुनने वाले के लिए लिखा गया है। फिर तीसरा है, मुझे तुम्हारे साथ खेलना अच्छा लगता है। तो यहाँ तुम्हारे जो है वो शब्द है। तुमने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया है? तो इसमें तुमने होगा। फिर तुम्हें मेरी कविताएं अच्छी लगीं, इसमें तुम्हें जो शब्द है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। अब 5वां नंबर प्रश्न देख लिए बच्चों। नीचे दिए गए वाक्य को ध्यान से पढ़िए और लिखिए कि बातचीत करने वाले, बोलने वाले और सुनने वाले के लिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए, जिसे अन्य पुरुष कहते हैं, किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वे मुझे बुला रहे हैं, इसमें वे शब्द जो है अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया है सर्वनाम। फिर दूसरा वाक्य देखें, उन्हें मेरे बनाए चित्र बहुत अच्छे लगे, इसमें जो है उन्हें जो है वो अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया सर्वनाम है। फिर उन्होंने माँ से मेरी शिकायत की, इसमें भी उन्होंने जो शब्द सर्वनाम है वह अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर उसे तो अब हंसना आता है, तो इसमें उसे सर्वनाम जो है वो अन्य पुरुष के लिए प्रयुक्त किया गया है। फिर है अगला नंबर सवाल कि इसे कहानियाँ लिखने का शौक़ है। तो इस वाक्य में जो है बच्चों, जो इसे कहानियाँ लिखने का शौक़ है, इसमें इसे शब्द जो है वो अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया। अब यहाँ पढ़कर समझने के लिए, याद करने के लिए है, बोलने वाले अपने लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं, है ना। सुनने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया था उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। और बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए जिन शब्दों सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम अन्य पुरुष कहते हैं। ठीक है। अब अन्य पुरुष जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं ये तीनों, जिसमें सबसे पहले मैं और हम, यह उत्तम पुरुष है। तुम और तुम दोनों या तुम लोग, ये मध्यम पुरुष है। फिर हम, यह, वह, इसे, ये बोलने वाले, सुनने वाले के लिए से अन्य सर्वनाम के लिए प्रयोग करता है, इसलिए यह अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अब 6ठा नंबर प्रश्न देखेंगे बच्चों। इसमें आपको पहले तो सर्वनाम पहचानने हैं, फिर उनके भेदों के नाम लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, यह खिलौना कौन लाया? इसमें कौन जो है वह सर्वनाम है और चूँकि इससे प्रश्न किया जा रहा है इस सर्वनाम से, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का भेद है। फिर दूसरा है, दाल में कुछ पड़ा है। अब ये कुछ पड़ा है, क्या वस्तु है यह पता नहीं चल रही है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद है। फिर है, यह पुस्तक राज की है। पुस्तक किसकी है इसकी स्पष्ट जानकारी प्राप्त हो रही है, इसलिए निश्चय है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर अपना काम स्वयं अच्छा करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना अच्छी आदत है, इसमें स्वयं शब्द अपने लिए प्रयुक्त किया गया, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो यहाँ जो और वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो इसमें मैं जो है वो शब्द जो है वो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चूँकि सर्वनाम मैंने आपको पहले ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया, इसलिए मैं इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा यहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से एक से अधिक सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है, उन्हें पहचानिए और उन पर घेरा लगाइए। अब क्रम से इन सर्वनाम शब्दों का भेद भी लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला वाक्य है, मैं अपना काम कर लूँगा। इसमें दो सर्वनाम है, मैं और अपना। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और अपना निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर दूसरे वाक्य को देखें, तुम क्या लाए हो। इस वाक्य में तुम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है।
फिर यह तो श्याम है और तुम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो गया, और तुम जो है उससे प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आपको मालूम था कि चाय में कुछ पड़ा है, तो आपको यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा उदाहरण, और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। फिर अंतिम देखें, उसने कहा था जो करेगा सो भरेगा, तो उसने शब्द जो है यह पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, और जो करेगा सो भरेगा यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अब 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं हम बच्चों। इसमें है, नीचे दिए गए सर्वनाम भेदों का एक एक वाक्य लिखिए। यानी यहाँ इस प्रश्न में सर्वनाम के जो भेद हैं उससे एक एक वाक्यों का निर्माण करना है। तो आइए वाक्यों का निर्माण करेंगे। सबसे पहला उदाहरण जो दिया गया है वह पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो बेहद आसान है। वे, हम, तुम जैसे सर्वनामों से आपको यहाँ वाक्य बनाने हैं। तो मैंने एक यहाँ बनाया है, आप कोई अन्य भी बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ जो बनाया है वह है, मैं बाज़ार जाता हूँ। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, यह श्याम की पुस्तक है, यह वाक्य बनाया गया है। तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तुम्हारा नाम क्या है, जिस सर्वनाम शब्द से प्रश्न पूछा जाए। तो यहाँ प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके पास कुछ तो है ना, क्या है यह जानकारी स्पष्ट नहीं है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम, यानी जहाँ स्वयं किसी कार्य को करने का बोध हो, तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये इस वाक्य से निजवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस पर फल पड़े क्रिया, तो उसमें क्या है, जो करेगा वो भरेगा, यानी जो काम जैसा करेगा वैसा भरेगा, यह वाक्य है यहाँ। आइए बच्चों, अब 9वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, और यह प्रश्न क्या कह रहा है उसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। बच्चों, इस वाक्य में कहा गया है कि नीचे दिए गए, इस प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए अनुच्छेद को उचित सर्वनाम शब्द द्वारा पूरा कीजिए। तो यहाँ एक अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद में जो खाली स्थान है वहाँ उचित सर्वनाम शब्दों को भरना है। तो पहले मैं पढ़ता चलूँगा अनुच्छेद, और उसके दौरान जो रिक्त स्थानों में जो सही सर्वनाम शब्द भरे जाएंगे उनकी चर्चा करूँगा। एक दिन की बात है, मैं घर जा रहा था, तभी अचानक मुझे एक दोस्त मिला। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, है ना, मैंने जवाब दिया, मैं किसी काम से आया हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं तो बहुत डर गया। उसने कहा, तुमने कुछ सुना? अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, चलो चलते हैं। फिर हम दोनों घर की तरफ चल दिए। अब यहाँ 10वां नंबर, तो जो उचित सर्वनाम शब्द थे उनको मैंने रिक्त स्थानों पर भरकर पूरे अनुच्छेद को पूरा करने की कोशिश की है। आप भी उचित सर्वनाम का प्रयोग करके उन अनुच्छेदों को पूरा करेंगे। आइए बच्चों, अब देखते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। दोहराना है, जो पूर्व पढ़े गए पाठ हैं उससे जो प्रश्न हैं उनको दोहराने का कार्य हम करेंगे। तो पहला है, नीचे दिए गए वाक्यों के बहुवचन रूप लिखिए। यहाँ एक वाक्य दिया गया है, परीक्षा समाप्त हो गई, तो इसका जो बहुवचन रूप हम बनाएंगे तो क्या होगी, परीक्षाएं समाप्त हो गईं। फिर दूसरा वाक्य है, लड़का परीक्षा भवन से बाहर आया, तो इसका बहुवचन में हम बनाएंगे तो लड़के परीक्षा भवन से बाहर आए। फिर अगला प्रश्न है, वह अपनी बात बता रहा था, तो इसका उत्तर होगा, वे अपनी बातें बता रहे थे। अगला प्रश्न है, उसने अपनी किताब बस्ते में डाली, यह एक वचन में लिखा गया है, इसे बहुवचन में हम बनाएंगे तो उन्होंने अपनी किताबें बस्ते में डाली। अब अंतिम प्रश्न 10वें नंबर का देखेंगे, इस लड़के को पकड़ लो, तो यह एक वचन में है, इनका हम बहुवचन लिखेंगे तो इन लड़कों को पकड़ लो। आइए बच्चों, अब 11 नंबर प्रश्न के 11 नंबर प्रश्न के उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है,
नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। तो क नंबर में माता जी हैं, जो स्त्रीलिंग में है उसका पुल्लिंग शब्द पिताजी होगा। उसी तरह अभिनेता का अभिनेत्री होगी, वधू का वर होगा, वीर का वीरांगना होगी, नायिका का नायक होगा, सुनार का सुनारिन होगी। अब 12 नंबर प्रश्न में जो दोहराए हैं उसके लिए है, तो नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं क नंबर। क नंबर में ह के ऊपर चंद्रबिंदी अर्थात अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होगा और पहुंचकर शब्द बनेगा। बातें लिखा हुआ है तो त के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करेंगे तो बातें हो जाएंगी। ठीक है। फिर ग नंबर में तुकात लिखा है तो क के ऊपर हम अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, तुकान तो हो जाएगा। पढ़ूगा लिखा है तो पढ़ूगा में ढ के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और तो पढ़ूंगा हो जाएगा। सिखाएगे में लिखा हुआ है, सिखाएगे में ख के नहीं बल्कि ए के ऊपर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो सिखाएंगे हो जाएगा। मैंने के में मैं के ऊपर यानी म के ऊपर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो यह मैंने शब्द बन जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आइए 13 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए मूल शब्दों में उचित क्रियापद लगाकर उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाएं। प्रत्यय वह शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में पूर्णतः परिवर्तन कर देता है ना। तो यह इसी प्रकार से प्रत्यय लगाकर हम नए शब्द बनाते हैं मूल शब्द में। तो पढ़ मूल शब्द है, ना इसमें लगाएं तो पढ़ना शब्द बना। जीवन मूल शब्द है, ई प्रत्यय लगाए तो जीवनी बना। उत्साह शब्द है, इत लगाए तो उत्साहित हुआ। अपना है उसमें पन लगाए तो अपनापन हो गया। चिल्ला है उसमें हट लगाए तो चिल्लाहट बना। 14 नंबर प्रश्न देख लें बच्चों। इस प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो जो सटीक विराम चिन्ह लगेंगे इस पूरे वाक्यों में उसका प्रयोग हम यहाँ करेंगे। पहला वाक्य है, सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। तो चूंकि यहाँ वाक्य पूर्ण हो रहा है इसलिए हम यहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। दूसरा वाक्य है, हाँ भाई, फिर हम थोड़ा ठहरते हैं इसलिए यहाँ अल्प विराम। तुम लोगों का पेपर कैसा लगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। फिर तीसरा वाक्य है, राजम ने कहा, यहाँ भी हम थोड़ा ठहर रहे हैं कहा के बाद। उसके बाद वक्तव्य है, अब अच्छा लगता है मैं बच गया। इसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह और पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। फिर है चौथा नंबर सवाल कि तो फिर कल क्या करोगे। तो ये वक्तव्य के साथ एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिर कल क्या करोगे, यह किसी ने पूछा। तो उसके बाद हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। विजय घोष से आसमान गूंज उठा, इसमें भी जो है कि वाक्य पूर्ण हो रहा है इसलिए वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। आइए लिखिए। अब यह रचनात्मक दृष्टि से प्रश्न दिया जाता है बच्चों, आपकी रचना शक्ति अभिव्यक्ति को आधार प्रदान करने के लिए। तो यह प्रश्न है, परीक्षाओं में अंतिम परीक्षा के दिन अपने निजी अनुभवों को डायरी के रूप में लिखिए। बच्चों डायरी के लिए मैं दो चीज़ें बता दूं। डायरी हमेशा रात्रि को लिखी जाती है क्योंकि दिन भर की जो पूरी दिनचर्या होती है आप उसे अनुभवों को सारबद्ध तरीके से जब सुंदर भाषा में ढाल कर लिखते हैं तो यह डायरी लेखन साहित्यिक रूप होता है, साहित्य का एक रूप होता है। तो यहाँ भी यही कोशिश की गई है। प्रश्न चूँकि आपको है कि अंतिम परीक्षा के दिन आपको कैसा अनुभव हुआ, उसके अनुभव को डायरी में लिखिए, तो वो अनुभव यहाँ मैं लिख रहा हूँ। आप इससे इतर भी लिख सकते हैं लेकिन मैंने एक मदद आपकी की है, हेल्प किया है, आप उसे समझकर अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दिनांक लिखना है 13/7/2020। यहाँ जिस दिन आप लिखेंगे उस दिन का दिनांक लिखेंगे। फिर समय रात्रि के 10 बजे, यहाँ रात्रि छूट गई है उसे आप लिख लेंगे। और क्या लिखेंगे वो देखें, रूपरेखा पूरी क्या है, प्रारूप क्या है वो देखें।
आज मेरी 7वीं कक्षा की सारी परीक्षाएं समाप्त हो गईं। आज मेरी अंतिम परीक्षा गणित विषय की थी। मैं तो बहुत डर रहा था, न जाने क्या होगा, परंतु इसे मेरा भाग्य कहें या ईश्वर की कृपा कि सारे सवाल बड़े सहज आए थे। मुझे पूरी उम्मीद थी कि इस बार की परीक्षा में मुझे 80% अंक जरूर आएंगे। मुझे जब अगली कक्षा की पुस्तकों को भी देखना चाहिए मुझे अब अगली कक्षा की पुस्तकों को भी देखना चाहिए और ऐसा मैं ज़रूर करूँगा। साहित्य में मेरी विशेष रुचि, इसलिए मैं कविताएं, कहानियाँ, नाटक, उपन्यास जरूर पढ़ूँगा। इससे मुझे परीक्षाओं के दौरान हो रही तनाव से मुक्ति मिलेगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि साल भर पढ़े गए विषय का आकलन केवल 3 घंटे की परीक्षा में कैसे किया जा सकता है। परीक्षा के इस मापदंड में बदलाव ज़रूरी है और नीचे में आप अपना नाम लिखेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि इस तरह मैंने इस पूरे पाठ के प्रश्नोत्तर कार्य को आपसे चर्चा की और आपको एक एक प्रश्न के उत्तर को बताया। फिर से मैं बता दूं आपको, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम की 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम हैं, उनकी चर्चा यहाँ है। उससे संबंधित जो है यहाँ प्रश्नोत्तर कार्य हैं। तो बच्चों, आपसे निवेदन होगा कि जो मैंने आपको सर्वनाम पढ़ाए थे उसे आप याद करेंगे। पुस्तकों में भी इसको दिया गया होगा, आप ध्यानपूर्वक इसे पढ़ेंगे और PDF भी मैं आपको भेज दूंगा। तो आप इस पूरे अभ्यास कार्य को करेंगे और अगली कक्षा में हम अभ्यास सागर के ही, क्योंकि अब ज्ञान सागर हमारा पाठ संख्या 10 तक पूरा हो गया है, इसीलिए हम अभ्यास कार्य ही अभी निरंतर रूप से करेंगे। और आज मैंने आपको पाठ संख्या 7 के अभ्यास कार्य करवाए। अगले दिन पाठ संख्या 8 का अभ्यास कार्य करवाऊंगा। आप इसे अपनी कॉपियों में और किताबों में ज़रूर बनाएंगे। अगर कॉपियाँ नहीं भी हैं तो अभ्यास कार्य की जो अभ्यास सागर की जो पुस्तक है उसमें नियमित रूप से बनाएंगे। मैं अगले कक्षा में फिर उपस्थित होऊंगा एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।